किचन में जो भी जिस तरह के भी मसाले यूज आते हैं वो सारे यहाँ पर है। ये हमारा 2 बर्नर का स्टोव है। तो भाई बिल्कुल घर जैसे पोहे बन गए। जय! सभी को शहीद कर दिया। कैप्टन सौरभ काले को जिंदा रखा उन्होंने वहाँ पे। सबसे पहले उनका आंखें निकाल दे। तो अभी जो सोल्जर्स ने जो डिटेल में बताया कैसे कारगिल वॉर हुई थी, कैसे कैसे इंडियन आर्मी ने अपनी सारी जो पोस्ट थी उनको कैप्चर किया था, ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तुम्हारी गैस खोल देता हूँ ताकि आगे का सारा काम हो जाए तुम्हारा। ये खोलना होता है। ये खुल गई हमारी गैस। अभी एक ही बर्नर की जरूरत है। हाँ, ये लगा लो लकड़ी। ये जस्ट सपोर्ट के लिए लकड़ी लगाते हैं ताकि नीचे थोड़ा सा जोर नहीं आए इनके हिंजेस पे। ये निकाल रहे बर्नर्स। ये हम कपड़े में रैप करके रखते हैं ताकि जब गाड़ी चले तो ये शोर ना करे। तो बस ये कपड़े से निकलते हैं और 5 सेकेंड लगते हैं इनको सेट करने में। तुम क्या बना रही हो? वेजिटेबल पोहे। जल्दी बन जाएंगे ना? हाँ, जल्दी बन जाएंगे। बस थोड़ी सी चॉपिंग करनी है सब्जियों की जो रखी है और उसके बाद में हमें आगे निकलना भी है। तो सबसे जल्दी जो इंस्टेंट चीज़ बन सकती है वो अभी पोहे बन सकती है। तो ये निकल चुके हैं पोहे के लिए टमाटर, आलू और प्याज, और ये पड़े पोहे, नींबू और हरी मिर्च। ये सारी चीज़ें बेसिक सामान हम लेके चलते हैं। ये हरी मिर्च हो गई। तो ये हमारे मसाले वगैरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी हमारे किचन में जो भी जिस तरह के भी मसाले यूज आते हैं वो सारे यहाँ पर है ताकि हमारी जर्नी में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। ये हमारा 2 बर्नर का स्टोव है ताकि अगर कैंपिंग में हमें 2 चीज़ें एक साथ बनानी हो, चाहे इधर दाल बन जाए इधर चावल बन जाए, तो उसके लिए हमने 2 बर्नर का स्टोव लिया था। और यहाँ पर हमारे 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर है। वैसे तो ये अंदर पड़ा रहता है लेकिन अभी मैंने जस्ट इसको बाहर निकाल लिया है। इसको वापस ट्रैवल के टाइम में हम ड्राइवर सीट के पीछे रख देंगे। हम रात को यहाँ पर आए थे और यहाँ पर बहुत सारे रूम्स अवेलेबल है। तो ये गेस्ट हाउस टाइप है, डेजर्ट ओएसिस रेजिडेंसी गेस्ट हाउस, और नीचे मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं। आप यहाँ पर कॉल करो। ये बड़े मिनिमल चार्जेस में आपको रूम्स प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ सारी तरह की सुविधाएं हैं। 2 बेड लगे हुए हैं, डबल बेड, जिसमें आप 4-5 लोग आराम से आ सकते हो। और ब्लैंकेट्स हैं, कम से कम 6 से 7 ब्लैंकेट्स हैं। इलेक्ट्रिक गीज़र लगा हुआ है गर्म पानी के लिए, तो 24 घंटे यहाँ गर्म पानी भी अवेलेबल है। अंकल इस तरफ रहते हैं ऊपर, तो कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे पानी की या और भी किसी चीज़ की, आप उनको फ़ोन करके या ऊपर जाकर उनको बुला सकते हो। वो आपके लिए हमेशा यहाँ पर अवेलेबल है। ये एक अमेजन से हमने ख़रीदा था जिसके थ्रू आप जो हवा चलती है उससे गैस की जो लौ निकलती है उसको बचा सके। तो पूनम आलू कट रहे हैं। हाँ जी। कितना टाइम लगेगा? वैसे जल्दी हो जाता है ना ये तो? 15-20 मिनट तो लगेंगे पोहे बनने में। तो आज हम लेह के अंदर ही रुके हुए हैं क्योंकि हमको इवन कई लोगों ने कहा था कि आप जब भी ले आते हो तो अपने बॉडी को एक्टिविटाइज करने के लिए आप एक दिन लेह के अंदर रुको, क्योंकि हमारे साथ 2 बच्चे भी हैं। तो आज हम सारा जो भी लेह का लोकल मार्केट है, यहाँ पर जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, चाहे लेह का एक पैलेस है और उसके अलावा शांति स्तूप है, मैग्नेटिक हिल है और एक संगम करके भी जगह है। तो ऐसी जो भी लोकल्स जगह है वो हम घूमेंगे और आपको दिखाएंगे।
और रात को लेह का जो लोकल मार्केट है वहीं पर ही डिनर वगैरह करके और वापस हमारे इसी गेस्ट हाउस में हम आ जाएंगे। हम हमारे चम्मच वगैरह भी इसी में रैप करके रखते हैं कपड़े के अंदर, ताकि चलते समय गाड़ी के अंदर ये आवाज़ ना करें, क्योंकि वो आवाज़ जब आती है ना तो बहुत अजीब लगता है ड्राइविंग के टाइम पे। ये हमारा सारा का सारा जितने भी राशन होता है वो हमने इस बॉक्स के अंदर रख रखा है। ये ऑयल वगैरह हम प्लास्टिक के बॉटल में लाए थे, क्योंकि अगर हम जो जिसमें ये ऑयल आता है प्लास्टिक की थैली में, अगर वो फटने के चांसेस रहते हैं, तो ऑयल वगैरह हम प्लास्टिक की बॉटल में लेके चलते हैं, जिससे कि ये ना ढुलता है और ना इसके बिखरने के या टूटने के बॉटल के चांसेस होते हैं। ये छोटा सा हमने पीछे सेटअप बना रखा है, जिसमें एक हमारा गैस का बर्नर वाला ड्रॉअर है और एक हमारा मसालों वाला है, और जो दूसरा बड़ा ड्रॉअर था उसमें हमारे सारे बड़े बर्तन और सारे हमारा राशन का जो भी सामान होता है जो ज़रूरत वाला है वो उसमें रखा हुआ है। ये मसालेदानी है, इसमें सारे तरह के मसाले हैं, मिर्च, धनिया, राई, जीरा, हल्दी और बाकी जो मसाले यूज़ होते हैं वो हमने इन बॉक्सेस में रख रखे हैं। जैसे ये खाली होगा हम इसको रिफ़िल कर देते हैं वापस। चलो तेल ऑयल गर्म होने लग गया है, राई तड़कने लग गई है। पोहे नहीं भिगोए पानी में, अभी जब तक ये पकेंगे ना तब तक वो भीग जाएगी, नहीं तो फिर ज़्यादा गल जाते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे थोड़ा पकने में हवा की वजह से थोड़ा हल्का टाइम लगता है। तो जब तक ये पकेंगे आलू प्याज, तब तक हमारी दूसरी चॉपिंग और पोहे बिक जाएंगे। हमने सोचा था कहीं बाहर खाना मतलब ब्रेकफास्ट बना लेंगे, लेकिन सबसे अच्छी जगह हमें यहीं लगी, क्योंकि बाहर रोड पर खाना बनाए और दूसरा हमें बहुत सारे प्लेसेस कवर करने हैं आज, तो टाइम नहीं मिलेगा। तो हम जस्ट यहीं से नहा धो के तैयार होके और यहीं पर हमने हमारा कैंपर वैन का ये किचन छोटा सेटअप खोल लिया है, ताकि अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलें और लंच हम मार्केट में कहीं भी कर लेंगे। हाँ जी, ये क्या डल रहा है? नमक। चलो, थोड़ा सा नमक डालने से जल्दी पक जाते हैं आलू और प्याज, और उनमें स्वाद भी आ जाता है नमक का। ये हमारे टमाटर कट रहे हैं, जैसे ही आलू और प्याज का मसाला पकेगा टमाटर उसमें डाल दिए जाएंगे ना। हाँ जी, लास्ट में। दोस्तों इसमें छोटा सा एक बेड सेटअप भी है, इमरजेंसी में अगर हमें गाड़ी में किसी को, वाइफ को या बच्चों को सोना पड़े, पूनम को, तो इसमें 2 9 mm की हमने प्लाई यूज़ करी है। ये फोल्ड हो जाती है और ये गद्दा और बेड उसके ऊपर लग जाता है, जो अप्रॉक्स 3x6 का एक छोटा सा बेड बन जाता है, जिसमें पूनम और जोयल आराम से सो सकती है। मेरे हिसाब से हैवी नाश्ता हो जाएगा यहाँ पे ना। हाँ जी, फिर कम से कम 2-4 प्लेसेस चेक कर देख कर फिर हम लंच के लिए कहीं चल सकते हैं। चलो अभी पोहे निकालने का टाइम आ गया है। ये हम कुछ फूड क्लिप्स लेके चलते हैं, उससे क्या होता है कि जो पैकेट खुल जाता है, उनको इन फूड क्लिप्स से हम बंद कर देते हैं, ताकि जो भी अंदर आइटम है वो बाहर ना निकले ट्रैवल के टाइम पे। चलो तो हम पोहे भी धो देते हैं, धो देते हैं इनको। मैंने एक ही बार में सफिशिएंट पानी ले लिया है, ताकि 2-3 पानी से ना धोना पड़े। क्या और मसालों की जरूरत पड़ गई? नहीं, अभी मसाले डाले नहीं थे, अब आलू पक चुके हैं तो अब मसाले भी पका दिए जाएंगे। एक्चुअली ठंड इतनी है कि कढ़ाई भी इतनी जल्दी गर्म नहीं हो पा रही है, मुझे संडासी की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। अच्छा, हाँ, तो वो मैंने अभी ली है, क्योंकि बैलेंस बिगड़ गया था कल मेरा मैगी में। कल हमारी मैगी बनते समय पानी और मैगी थोड़े ज़्यादा हो गई थी, तो ये कढ़ाई गिर गई थी। अब इसमें टमाटर डालने की बारी आ गई है। देखो भाई, ऐसी जगह आके आप बाहर ब्रेकफास्ट करो, इससे अच्छा है कि जब आपके पास थोड़ा सा किचन सेटअप हो तो खुद ही पका लो। उसका एक अलग मज़ा है, टाइम पास हो जाता है और घर जैसा खाना मिल जाता है। मसाले की खुशबू आने लगी है, मसाले की खुशबू आने लग गई। टमाटर जो डाले थे वो पकने लग गए हैं। पोहे खाओगे आप खाओगे? ओके, अभी पोहे बनते हैं, आपको पोहे खिला देंगे। अरे पप्पी क्या थी? चाटा। इसने मेरे को चाट दिया, देखो। डल गए जी पोहे।
ये देखो पोहे का रंग जो खिल के आ रहा है घर की मसालों की वजह से। क्यों खुशबू आई नहीं आई पोहे की? भाई पोहे की एकदम घर जैसी खुशबू आ गई है। अब बस ये खा लें और यहाँ से निकलते हैं, छूमंतर होते हैं यहाँ से। अभी इसमें डलेगा एक लास्ट अपना पोहे का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। वो है नींबू। तो ये जो गेस्ट हाउस है ये अपने ले सिटी के एकदम बीच में है। इसके मैंने नंबर और जो बोर्ड लगा हुआ था वो मैंने आपको दिखा दिया है। जब भी आपको यहाँ आना हो आप लोकल उन अंकल को कॉल कर सकते हो और रिजनेबल रेट्स में आपके रूम्स अवेलेबल है विद सारी जो भी ज़रूरत वाली फैसिलिटीज़ होती हैं, जो अपने को ज़रूरत होती है डे टू डे टाइम के लिए, डेज़ के लिए, वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल है। तो भाई बिल्कुल घर जैसे पोहे बन गए हैं। अब इसके ऊपर अपन भुजिया नमकीन वमकीन डाल के इसको एकदम जैसे मार्केट वाला पोहा बना सकते हैं। ये जो होता है ये अमेजन से मैंने खरीदा था। इससे आप गैस के ऊपर लगा सकते हो, विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर आप इसको बंद करके और पैक करके रख सकते हो। और यहाँ पर आपका जो सिलेंडर है, अब जैसे हमारा सारा काम हो गया है तो सिलेंडर के रेगुलेटर को ऑफ करो और इस रेगुलेटर को निकाल के ड्राइवर सीट के पीछे रख दो। तो ये आपको कहीं भी हिलेगा ठुलेगा नहीं। और हमेशा याद रखो जब भी आपको सिलेंडर को यूज़ नहीं करना हो इसके ऊपर इसका कवर लगा दें। तैयार आपके पोहे। दे दे इसको। हाँ भैया मैं खा के बताता हूँ कि कैसे बने। बिल्कुल घर जैसे पोहे। तो ये हमारी कैंपर वैन में आज का फर्स्ट ब्रेकफास्ट, वो भी पोहे घर जैसे। तो अभी हम अंदर जाने वाले हैं हॉल ऑफ फेम। ये आरपी का कुछ म्यूजियम टाइप है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अंदर जाके देखते हैं। पीपल ऑफ वेस्टर्न लद्दाख, ये सारी उनकी पिक्चर्स हैं। एक्सप्लोरिंग द माउंटेन ऑफ 2 व्हील्स, अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट लद्दाख, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ लद्दाख। यहाँ पे दिखा रहे हैं तीर कमान और घुड़सवारी पोलो, ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है लद्दाख के। ये ईस्ट लद्दाख की ड्रेस है, ये वॉरियर ड्रेस है और ये वेस्ट लद्दाख की ड्रेस है। ये इनके बो है, तलवार है, ये सारे वॉरियर्स जो यूज़ करते थे इक्विपमेंट, वो सब चीज़ें हैं। ये उस टाइम की राइफल्स हैं। ये गैलरी है, यहाँ पर दिखा है सोल्जर्स बीइंग मोबिलाइज्ड फॉर बैटल के लिए जाते हुए, बिफोर इन डायरेक्ट फायरिंग रोल। ये उस टाइम के हमारे डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, कॉन्वॉय जो कैरी होता था फॉर ट्रूप्स के साथ, जवान कैरिंग द बॉडी ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन। ये सब है ग्लिम्स ऑफ वॉर्स की, ये सारी की सारी फ़ोटोज़ हैं वॉर के टाइम में, उस टाइम की 1962, 1948, 1952, बहुत पुरानी फ़ोटोज़ हैं उस टाइम की वॉर की। ये है परमवीर चक्र, जो कल ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कारगिल वॉर मेमोरियल में, जिसमें ये हमारे कैप्टन मनोज कुमार पांडे, जनरल योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार, इन सबको वहाँ पर ट्रिब्यूट दिया गया है। ये उस टाइम की पाकिस्तानी गन मशीन्स हैं जो कैप्चर हुई थी वॉर के टाइम पे। ये ग्रेनेड लॉन्चर है, ये गन मशीन है। ये शूरवीर शॉप्स हैं, यहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं आर्मी से रिलेटेड या लद्दाख के मोमेंटम से रिलेटेड। इसमें वहाँ की ड्रेसेस हैं, जैकेट्स हैं, कप्स वगैरह हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं द ब्रेव सियाचिन वॉरियर्स, कैसे कितने माइनस मे बी 50, 40 और मोर देन दैट हमारे आर्मी जवान सरवाइव करते हैं इतनी बर्फ़ के अंदर हमारी सीमाओं को सुरक्षा देने के लिए। सब बोलेंगे जय, चलिए शुरू कीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ध्यान से सुन लेना आप लोग। भारत माता की जय कैसा वर्ड से पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में जेब में हाथ डाल के नहीं बोला जाता है, हाथों को फोल्ड करके नहीं बोला जाता है। भारत माता को ऊंची आवाज में हाथों को रेस करके सम्मान के साथ भारत माता को 3 बार बोला जाता है, क्योंकि भारत माता से उस जवान को युद्ध के दौरान जोश मिलता है, एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है। वॉर शुरू होने से पहले, वॉर खत्म होने के बाद भारत माता की जय पुकारते हैं। जब तक आप लोग का भारत माता ठीक नहीं होगा 7:30 बजे तक मैं खड़ा करके रख दूंगा यहाँ पे।
चलिए दोबारा जोर से चारों तरफ आवाज गूंजना चाहिए। जोर से आप लोग 3 बार भारत माता को ऊंची आवाज में बोलिए। थैंक यू। चलिए। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आप लोग हर हमेशा भारत माता को ऊंची आवाज में इस तरह बोलिए। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे कारगिल वॉर के बारे में बताने जा रहा हूँ। कारगिल वॉर कैसे हुआ, क्यों हुआ। कारगिल वॉर नहीं होना था, कारगिल वॉर धोखे से हुआ था। पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत धोखा किया था, इसीलिए ये कारगिल वॉर 1999 में पाकिस्तान के साथ हुआ था। सबसे पहले इस टेरियन मॉडल के अंदर जितना भी रेड लाइन में आप लोग को दिखा रहा है, ये रोड से कोई कच्चे रोड कोई पक्के रोड, इसके अंदर जितना भी ब्लू लाइन में आप लोग को दिखा रहा है, ये रिवर से कोई छोटे रिवर कोई बड़े रिवर, चाइनीज से 2 बड़े रिवर इंडिया की ओर बह रहा है। एक है इंडस रिवर और एक है शिंगू रिवर। उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया की ओर एक रिवर आ रहा है जिसका नाम है शिगारा रिवर। उसके बाद इस मॉडल के अंदर कुछ रेड लेटर में कुछ गांव का नाम लिखा हुआ है। रेड लेटर में गुलतारी, गोंड, मटियाल, बिचौत, मरोल, ये पीओके का कुछ गांव है जो कि अभी भी उसके अंदर मौजूद है। पीओके क्या होता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान वाले बोलते हैं आजाद कश्मीर। उसके बाद जितना भी एरोहेड मेरे और इंडिकेट कर रहा है, ये एलओसी है। एलओसी क्या होता है? लाइन ऑफ। ध्यान से सुन लेना आप लोग। ये जो कारगिल वॉर कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां पे हुआ। सबसे पहले 1999 से पहले इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया था कि विंटर्स की टाइम पे दोनों मुल्क उस हाइट के ऊपर नहीं बैठेंगे जहां पे ज्यादा बर्फ होते हैं। ना तो इंडियन आर्मी ना तो पाकिस्तान के रेंजर्स, उनको रेंजर्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? रेंजर्स। इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुआ, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान धीरे धीरे अंदर आना शुरू हो गया और हमारा कुछ पोस्ट धोखे से चोरी छुपाते से ऑक्यूपाई किया था। उस दौरान इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुए थे। कहां से पोस्ट ऑक्यूपाई किया आप लोग ध्यान से देख लेना। सबसे पहले द्रास के अंदर तोलोलिंग 5140, टाइगर हिल 4875, उसके बाद कारगिल के अंदर 5608, कक्सारेन, मजदास, लास्ट में आता है बटालिक के अंदर जुबाराइट, मुंटू डालू, खलुवार पोस्ट एंड यल्दौर। ये पूरे का पूरा जमीन धोखे से आप लोग को यहाँ पे देखने में थोड़ा छोटा देखने को मिलेगा, मगर द्रास से लेके बटालिक तक अबाउट 134 किलोमीटर उन्होंने धोखे से चोरी छुपाते से ऑक्यूपाई किया था। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पर ऑक्यूपाई कर लिया। अब थी इंडियन आर्मी की बारी, उसको कैसे रिकैप्चर करना है। बटालिक के अंदर इंडियन आर्मी को कैसे पता चलता है कि हमारा पोस्ट ऑक्यूपाई हो चुका है। बटालिक के अंदर आप लोग ध्यान से देख लेना। बटालिक के अंदर एक मुंटू डालू लिखा हुआ यहाँ पे, एक चटवाहा था भेड़ बकरी चराने वाला लद्दाखी सिविलियन जिसका नाम था टाशी नामग्याल। क्या था? टाशी नामग्याल। मुझे आवाज नहीं आ रहा है। टाशी नामग्याल। क्या था? टाशी नाम। ये जो है टाशी नामग्याल मुंटू डालू इलाके के अंदर हर हमेशा भेड़ बकरी ऊपर नीचे करते रहते थे। एक दिन मुंटू डालू के ऊपर कुछ उसने वहां पे हरकत देखा। वहां पे कुछ लोग हरकत कर रहे थे। पहले उसने देखा कि ये इंडियन आर्मी है कि पाकिस्तान आर्मी है। वहां पे उसने देखा लंबे चौड़े पठानी सूट में 8 से 10 लोग पत्थर से बंकर बना रहा था। उनको कंफर्म हो कि ये इंडियन आर्मी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी है। इसीलिए बटालिक बेस में आके इंडियन आर्मी को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सर मुंटू डालू इलाके के अंदर कुछ हरकत हो रहा है, आप लोग देख लेना बोल के इंडियन आर्मी फटाफट एक्टिवेट हो जाता है। एक पेट्रोलिंग तैयार किया जाता है। उस पेट्रोलिंग कमांडर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 10 जवान यहाँ से पेट्रोलिंग के लिए भेजा तो जाता है, वहां से एक भी वापस नहीं आया। पूरे का पूरा वहां पे शहीद हो गया। इसीलिए फटाफट इंडियन आर्मी यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। क्या है? ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा हाइट होने के कारण इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, मगर खालूबर 4812 के ऊपर हमारी 111 गोरखा राइफल का कैप्टन मनोज कुमार पांडे बहादुरी के साथ ईमानदारी के साथ लड़ते लड़ते वहां पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देख के भारत सरकार द्वारा उनको सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा द्रास। द्रास के अंदर तोलोलिंग मेन था। क्या मेन था? तोलोलिंग। क्योंकि श्रीनगर से आते समय रेड लाइन गुजरता है द्रास होते हुए कारगिल से लेह लद्दाख तक
ये हमारा NH1 है। क्या है? NH1 जो हम लोग बोलते हैं नेशनल हाईवे। हाईवे 1 बोलते हैं, कॉलोनी के नीचे से आता है, इसीलिए ये पाकिस्तान के निगरानी में था। किसके निगरानी में था? पाकिस्तान की। अगर असम साहब से पहले तोलोलिंग को रिकैप्चर नहीं करते तो यहाँ पे कौन होते? पाकिस्तान। ऐसा होने देते? नहीं। ऐसा होने देते? नहीं। ऐसा ना हो। तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के लिए हमारे कैप्टन विजय थापर को टास्क मिला। यहाँ पे कैप्टन विजय थापर बहादुरी के साथ इस पोस्ट को रिकैप्चर करने के बाद 22 की एज में शहीद हुआ, जिसका द लास्ट पोस्ट आप लोग यहाँ पे जरूर पढ़िए। द लास्ट पोस्ट करके आप लोगों को प्राउड फीलिंग होगा, फख्र महसूस होगा। शहीद होने से पहले एक दिन पहले अपने पिताजी के नाम खत लिख के वो शहीद हुए, बाद में पिताजी का भी मैसेज। उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सभी को पता है, जिसका दूसरा नाम क्या है? शेरशाह। क्या है? शेरशाह। शेरशाह के लिए इतना आवाज, बहुत जोश था, वो बहुत हिम्मत था उसके अंदर। ये जो है शेरशाह 5140 को बहादुरी के साथ रिकैप्चर करने के बाद वहां पे उसको 2 गोली लगने के कारण वहां पे वो घायल हो जाता है। जैसे घायल हो गया, तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर को यहाँ पे मैसेज पास किया जाता है। 4 वर्ड का एक मैसेज पास किया जाता है दोबारा टास्क को पूरा करने के लिए। वो क्या था? दिल मांगे मोर। क्या था? दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर इसलिए उस फिल्म के अंदर बोला जाता है क्योंकि उसको दोबारा टास्क को पूरा करना चाहता था। 4875 के ऊपर दोबारा आके एडवांस किया। 4875 को रिकैप्चर करने के बाद वहाँ पे वो दोबारा गोली लगने के कारण वहाँ पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देखिए, उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी जितना भी सेना थे हमारे 18 ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह टाइगर हिल के ऊपर पूरे को पूरा रिकैप्चर किया, मगर 18 ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को कम से कम 12 गोली लगने के बावजूद भी वहाँ पे तिरंगा फैला के भारत माता पुकार के वहाँ से जीवित वापस आए थे, अभी भी जीवित है। उसके बाद कारगिल के अंदर 5608 टक्सार एंड मजदास लास्ट में इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये जो है कारगिल वॉर एक्चुअल में शुरू हुआ था बटालिक से 2 मई को। कब हुआ? 2 मई को। बटालिक से 2 मई को शुरू हुआ, कारगिल में आके 26 जुलाई को ये वार खत्म हो गया। कम से कम इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लग गया। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई करके रखा था, इंडियन आर्मी ने 3 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर किया। पाकिस्तान को यहाँ से एक भी टुकड़ा लेके जाने नहीं दिया। इसीलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और इस दौरान इस देश की सुरक्षा करते करते उन माओं का 3 महीने के अंदर 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए और 1100 से ज्यादा यहाँ पे घायल हुए। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। ये है हमारा वार मेमोरियल। इसका अहमियत, इसका इम्पोर्टेंस हम लोग को पता होना चाहिए। ऐसे ही एक डेकोरेशन, ऐसे एक फ्लैग लगा के नहीं रखा हुआ। वार मेमोरियल का मतलब उन जवानों की सम्मान के लिए जो शहीद हुए, हमारे लिए, इस देश के लिए जो शहीद हुए, उन जवानों के सम्मान के लिए उनका नाम जो है उस काले देवर के अंदर पूरा शहीदों का नाम लिखा हुआ है। जो सिल्वर कलर से लिखा हुआ है, पूरे का पूरा शहीदों का नाम लिखा हुआ है। उसके अंदर आप लोग पढ़ने के लिए वहां तक नहीं जा सकते हैं, इसीलिए आप लोगों को शहीदों का नाम पढ़ने के लिए उस एरिया के अंदर सब कुछ शहीदों का नाम लिखा हुआ है, वहां जाके आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इस एरिया के अंदर, इस पवित्र जमीन के अंदर हर हमेशा एक दिया जला के रखा हुआ है, हर हमेशा एक रीत चढ़ा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे है। इनको यहाँ पे बड़े बड़े दिन हमारे मिनिस्टर लोग आके, फौज यहाँ पे, फौज की जितना भी ऑफिसर जो आके इन शहीदों को यहाँ पे वेपन के साथ सलामी दिया जाता है, इनको रीत चढ़ाया जाता है, इनको श्रद्धांजलि दिया जाता है। इसलिए आप लोग को यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो के लिए जगह बना हुआ है। ये जो है 2 सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे भी सीटिंग अरेंजमेंट है। वो बड़े स्क्रीन है, यहाँ पे भी 2 बड़े स्क्रीन है। आप लोग को यहाँ पे 45 मिनट के अंदर लाइट एंड साउंड शो दिखाते हैं। लाइट एंड साउंड शो का मतलब, लाइट का मतलब चारों तरफ से लाइट होगा, साउंड का मतलब यहाँ का कारगिल से लेके नुब्रा से लेके चारों तरफ हिस्ट्री आप लोग को बताया जाएगा, और शो का मतलब आप लोग को कारगिल वार कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ कहाँ हमारे जवान शहीद हुए, उनके बारे में आप लोग को यहाँ पे दिखाया जाता है। आप लोग के पास जो टिकट है 7 डेज तक वैलिड होता है, ये टिकट आप लोग गुम नहीं करना। इसीलिए आप लोग को यहाँ पे भारत माता की जय पुकारता है, क्योंकि भारत माता से उस जवान को सम्मान मिलता है, जोश आता है। कैप्टन सौरभ कालिया का नाम सुना अभी आप लोगों ने, 10 जवान के साथ पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया था, सभी को शहीद कर दिया। कैप्टन सौरभ कालिया को जिंदा रखा उन्होंने वहां पे।
जिंदा टॉर्चर करने के लिए। सबसे पहले उनका आंखें निकाल दिया, उसके बाद नाखून निकाल दिया, उसके बाद पूरे का पूरा सिगरेट से उसको जला दिया था, तब भी पूरा नहीं हुआ, पूरे का पूरा पीसीस कर दिया, यहाँ पे भेजा जाता है। पाकिस्तान वाले अपनी सैनिक को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं आप लोग को थोड़ा बहुत सम्मान के साथ, जोश के साथ। मैं आप लोग को यहाँ पे जोर से बोलिए, ऊंची आवाज़ में बोलिए, मैं आप लोग को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग कहीं भी जाइए, भारत माता को ऊंची आवाज़ में 3 बार हाथों को रेस करके बोलिए, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद। इस जगह पे म्यूज़िकल शो होता है शाम को आर्मी की तरफ से, उसमें सारा सब कुछ जितने भी अंदर जो म्यूज़ियम में फ़ोटोज़ हैं और जो भी मेजर लेफ्टिनेंट जो शहीद हुए उनके बारे में, कैसे कैसे उन्होंने वॉर फाइट्स की थी, उसके बारे में दिखाया जाता है। तो अभी जो सोल्जर्स ने जो डिटेल में बताया कैसे कारगिल वॉर हुई थी, कैसे कैसे इंडियन आर्मी ने अपनी सारी जो पोस्ट थी उनको कैप्चर किया था, ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों ये हॉल ऑफ फेम, लद्दाख जब भी आओ, लेह जब भी आओ, हॉल ऑफ फेम को ज़रूर विज़िट करें। जिस जोश के साथ हमारे जो अंदर सोल्जर खड़े थे उन्होंने जो स्टोरी सुनाई थी, ये सुननी बनती है।